बच्चों, आज हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स में बहुविकल्प प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है उसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नतिकोण का मान होता है, कितना होता है? 30 अंश, 45 अंश, 90 अंश, 0 अंश। तो नतिकोण किसे कहते हैं ये परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। नतिकोण का मतलब होता है कि जब कोई चुंबकीय सुई किसी स्थान पर रखी जाए तो वो क्षैतिज से जितना कोण बनाती है उस कोण को हम नतिकोण कहते हैं। और सुई कैसी होनी चाहिए? ऊर्ध्वाधर घूमने वाली सुई हो। तो ऊर्ध्वाधर घूमने वाली सुई को लेकर अगर पूरी पृथ्वी का परिक्रमण करें तो देखा जाता है कि सुई दो जगह ऊर्ध्वाधर हो जाती है, यानी जो ध्रुव होते हैं उत्तरी दक्षिणी ध्रुव उसके सुई ऊर्ध्वाधर हो जाती है। और जो चुंबकीय निरक्ष होता है वहां पर चुंबकीय सुई क्षैतिज होती है। तो जहां पर चुंबकीय सुई क्षैतिज होती है यानी वहां पर क्षैतिज से कोण कितना बनेगा? 0। लेकिन जहां ऊर्ध्वाधर हो जाती है वहां क्षैतिज से कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो इसका मतलब ध्रुवों पर ऊर्ध्वाधर हो जाते, इसका मतलब है कि वहां पर नतिकोण का मान कितना हो जाएगा? 90 अंश। तो ये ऑप्शन इसका थर्ड वाला सही हो जाएगा कि जो चुंबकीय ध्रुवों पर नतिकोण का मान 90 अंश होता है। 0 अंश होता है चुंबकीय निरक्ष पर या भूमध्य रेखा पर कह सकते हैं, ठीक है। और बाकी 30-45 अंश तो अलग अलग जगह पर अलग अलग कोण बनेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए IRMS और I0 में संबंध है, यानी धारा का वर्ग माध्य मूल मान और धारा शिखर मान के बीच क्या संबंध होता है? तो एक सिंपल सा फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है कि IRMS बराबर होता है I0/√2, यानी फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। या IRMS और I0 के भी संबंध हो, चाहे VRMS और V0 के भी संबंध हो, आपको √2 से डिवाइड करना है I0 से, I0 या V0 में, तो वो उसका वर्गमात्र मूल मान निकल आता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में समन्यूट्रॉनिक युग्म होंगे, यानी समन्यूट्रॉनिक मतलब ऐसे जोड़े बताने जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो। तो बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या निकालते कैसे हैं? न्यूट्रॉन संख्या होती है कि द्रव्यमान संख्या जो ऊपर लिखी गई है माइनस परमाणु क्रमांक, इनका अंतर करेंगे तो न्यूट्रॉन संख्या निकल आएगी, ठीक है ना। जैसे कोई भी तत्व लिखा होता है तो उसमें यह ऊपर लिखा होता है द्रव्यमान संख्या A और ये होता है परमाणु क्रमांक Z। तो जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है उसको हम लोग क्या लिखते हैं? A-Z। A-Z करके आप चेक कर लो, जिसमें ये इक्वल आएंगे वो सब न्यूट्रॉनिक हो जाएंगे। जैसे इसमें कार्बन तो सभी में देखो, तो कार्बन 14-6 में न्यूट्रॉन कितने होंगे? 14 - 6 8 बचेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब 8 ही न्यूट्रॉन दूसरे वाले में होना चाहिए। तो यहाँ देखो कितने हैं? 13 न्यूट्रॉन है। 13 में से 7 गए, 6 बचेंगे। यहाँ पर 8 बचेंगे, तो 8 न्यूट्रॉन इसमें भी है, 8 न्यूट्रॉन इसमें भी है। इसका न्यूट्रॉन संख्या कैसी हो जाएगी? इसमें इक्वल। इसका मतलब इसको हम लोग सम न्यूट्रॉनिक युग्म कहेंगे। इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आगे आप चेक कर सकते हैं, इसमें देखो 7 न्यूट्रॉन है, इसमें 8 न्यूट्रॉन है, इसमें 8 न्यूट्रॉन है, लेकिन इसमें 17 में से 9 घटाए कितने बचेंगे? 9 9 8 17 9 इसमें न्यूट्रॉन है। तो इसका मतलब इक्वल किसमें? 8 8 दोनों में, वो है कार्बन 14-6 और ऑक्सीजन 16-8 में। तो इसका मतलब सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से न्यूट्रॉन संख्या हम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण A है तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक काट A/2 है, तो बताना है कि अल्पतम विचलन कोण कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करके आंसर हम लोग निकालेंगे। तो इसके लिए आपको जो प्रिज्म के अपवर्तनांक जो सूत्र होता है वो आपको यूज करना है। इतनी जगह में इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। n होता है sin A + Δm/2 अपॉन sin A/2, ये फार्मूला होता है। अब वैल्यू जरा लगाओ इसमें। A तो चलो ठीक है, A प्रिज्म का कोण दे रखा है, डेल्टा M पूछ रहा है, n का मान दे रखा है, अपवर्तनांक कितना है? cot A/2। तो n जगह आप कितना लिख देंगे? cot A/2 = sin A + Δm/2 अपॉन sin A/2। इसको जरा हम ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला तोड़ सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है cos A/2 अपॉन sin A/2 = sin A + Δm/2 अपॉन
साइन ए बाई टू, ए बाई टू से ए बाई टू तो कैंसिल हो जाएगा। और देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos को साइन में कन्वर्ट करना है तो क्या तरीका होगा, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए बाई टू, लिख सकते हैं इतना, cos ए बाई टू साइन 90 ए बाई टू लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस ए बाई टू cos 90 ए बाई टू बराबर हो जाएगा, इक्वल टू यहां पर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू है। अब दोनों तरफ से साइन और साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, कितना बचेगा 90 माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू, यहां पर बचेगा a प्लस डेल्टा एम बाई टू। इसको जरा सॉल्व करना है तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई का तो कितना हो गया, ये 180 माइनस a और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a प्लस डेल्टा एम बचा। इसको जरा डेल्टा एम निकालना है, इसको इधर ले आओ तो ये माइनस का a हो गया तो बचेगा 180 माइनस 2a इज इक्वल टू डेल्टा एम। ये इसका अल्पतम विचलन कोण का मान कितना आ गया, 180 माइनस 2a। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, इसका फोर्थ नंबर सही होगा, 180 माइनस 2a। इस प्रकार इसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, r मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले केंद्र पर q कूलम आवेश रखा है। यदि गोले की त्रिज्या दोगुना कर दी जाए तथा आवेश का मान आधा कर दे, तब गोले के पृष्ठ से कुल वैद्युत फ्लक्स होगा, यानी कितना गुजरेगा उस बंद पृष्ठ से। तो इसके लिए गॉस की प्रमेय आपको ध्यान रखनी है। गॉस की प्रमेय कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से घिरे आवेश, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश का 1/ε गुना होता है। तो अब आप देखो इसको त्रिज्या चाहे छोटी कर दें चाहे बड़ी कर दें। जैसे पहले क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिज्या इसकी r है और आवेश कितना रखा है q, तो इसका वैद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा बाहर, वैद्युत फ्लक्स गुजरता है उस, ये गॉस में कहते हैं फाई बराबर कितना हो जाएगा q/ε0। उस बंद पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश का 1/ε गुना, त्रिज्या से कोई लेना देना है नहीं। अगर हम त्रिज्या को बढ़ा करके 2 गुना भी कर दो, यानी 2r भी हो जाए और आवेश हमारा आधा हो गया है, तो जो आवेश गिरा है बस उसी का 1/ε गुना होता है। तो वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा इसका q/2 और ε0, जितना q/2 तो आवेश गिरा है और ε0 डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो इसका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला सही हो जाएगा। बाकी देखिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है वो बंद पृष्ठ की त्रिज्या पर, उसके आकार पर निर्भर नहीं करता है, किस बात पर निर्भर करता है, उसके द्वारा घिरे आवेश पर। और आवेश जितना घिरा है उसका 1/ε गुना कर देना बस। तो इस प्रकार से q/2ε0 हो जाएगा ऑप्शन। और जो लास्ट क्वेश्चन हमारा है आज का, वो है अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान होता है, चुंबकशीलता का μr कितना होगा। तो μr का मान आपको ध्यान रखना है, जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं उसमें जो μr का जो मान होता है, μr उसका मान वो होता है <1। कौन से होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए μr > 1, और ठीक है ना। और जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उसके लिए μr का मान 1 से बड़ा होता है लेकिन काफी ज्यादा होता है, बस ये डिफरेंस है दोनों में, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ। तो अब देखो इसमें ऑप्शन कौन सा पूछ रहा था, पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए μr कितना होना चाहिए, <1। तो <1 किसके कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड वाला। इस प्रकार से हम इसके ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, कौन से गलत होंगे कौन से सही होंगे। ठीक है, तो आज क्लास में समाप्त करते हैं, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।